सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ने के जो फंडामेंटल कोर्स है, इसके अंदर हम बताने वाले हैं क्या पढ़ने के लिए हमें कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं, और जो स्टेप फॉलो करेंगे उसमें क्या क्या चीज हमें कंसीडर करनी है, और क्या उसको तरीका है पढ़ने का, तो वो हम एक्सप्लेन करेंगे आज। तो स्टेप वन के अंदर क्या आता है, जो मैं पहले भी एक्सप्लेन किया, फिर डिटेल में बताता हूँ अभी। हमेशा टाइटल ब्लॉक में विवरण को पढ़ने के साथ शुरुआत करें। कोई भी ड्राइंग अगर पढ़नी है तो सबसे पहले हमें टाइटल ब्लॉक पढ़ना है। इस टाइटल ब्लॉक के अंदर क्या क्या जानकारी मिल सकती है हमें, वो हमारे लिए जो प्रोसेस के लिए और जिस पर्पज से हम उस ड्राइंग को पढ़ना चाह रहे हैं, वो पर्पज हमारा तभी हल होगा तब उसको टाइटल ब्लॉक में समझ पाएंगे। इस जानकारी को उस संदर्भ के रूप में माना जाता है जिसमें ड्राइंग को माना जाना चाहिए। विवरण आपको निम्नलिखित जानकारी देगा। इसके अंदर क्या क्या डिटेल मिलेगी, जो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी इसके अंदर। जर्नल टॉलरेंस, जिसको हम बोलते हैं सामान्य टॉलरेंस। प्रोजेक्शन का विवरण। प्रोजेक्शन कौन सा है, प्रोजेक्शन मतलब थर्ड प्रोजेक्शन है या आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। ड्राइंग में स्केल कौन सा यूज किया गया है, ड्राइंग में प्रयुक्त स्केल कौन सा है। ड्राइंग का स्टेटस क्या है। ड्राइंग कई बार क्या होती है कि स्टडी ड्राइंग होती है, आपकी अप्रूव ड्राइंग होती है, इनिशियल ड्राइंग होती है, बहुत सारी ड्राइंग के स्टेजेस होते हैं ड्राइंग के, तो वो किस स्टेज में ड्राइंग है। ये आपके पास जो ड्राइंग आप देख रहे हो वो कंपोनेंट की असेंबली का है, उसका नाम क्या है। ड्राइंग मालिक का संपर्क विवरण। कई बार क्या होता है ड्राइंग में कुछ चीजें हमें क्लियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए होती है, तो ड्राइंग के अंदर जिस कंपनी की वो ड्राइंग है, उस कंपनी का डिटेल उसमें लिखा होगा, कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखा होगा, किससे कैसे संपर्क करना है, डिजाइनर कौन है, अप्रूव किसने किया है, लाइक दिस। उसके बाद आता है मास, उसमें वजन कितना है। वजन की जरूरत क्यों पड़ती है, वजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना वजन के हम इसका पिक्चर का, टूल्स का, इनको जब हम डिजाइन करते हैं किसी पार्ट को होल्ड करने के लिए, तो हमें इसका वजन चाहिए होता है। ड्राइंग में प्रयुक्त यूनिट कौन सी है, किस यूनिट में ड्राइंग बना हो, एमएम में या इंचज में। सीट नंबर और सीट की संख्या, कितनी सीट के अंदर ड्राइंग पूरी गई है, की गई है, और सारी सीट है कि नहीं है अपने पास। तो ये इंफॉर्मेशन आपको टाइटल बॉक्स से मिलती है। दूसरा स्टेप क्या बोलता है आपको, अगला कदम ड्राइंग में नोट्स को पढ़ना। ड्राइंग में जितना हमारा टाइटल ब्लॉक इंपॉर्टेंट होता है, उतने ही इसके नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। नोट्स की भी वैल्यू उतनी होती है, जो भी ड्राइंग के अंदर उस दायरे के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है वो सब इंपॉर्टेंट ही है, महत्वपूर्ण है। टाइटल ब्लॉक के बाहर लिखा होता है, नोट्स में कोई भी जानकारी जो टाइटल ब्लॉक के साथ विरोध करती है उसे सही जानकारी के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए नोट्स सभी मामलों में टाइटल ब्लॉक की जानकारी का स्थान लेते हैं। जो इंफॉर्मेशन टाइटल ब्लॉक में लिखी होती है उसमें लिमिटेशन होती है, इसलिए इसको बाहर लिखा जाता है। बट इसमें कुछ एजप्शन, कुछ नोट्स, कुछ प्रोसेसर रिलेटेड, ये सारी चीजें इसमें लिखी होती है, जो उस ड्राइंग में आपको बनाते वक्त, इंस्पेक्शन करते वक्त जो भी हमें उसको ध्यान रखना है। ये आपको नोट्स, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तरीके से लिखा है कि नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है डाया 3.5 टू बी होल्ड, मतलब कुछ डायमीटर ऐसे होते हैं जो होल्ड करने होते हैं, तो वो लिखा है यहाँ पे। स्ट्रोक कितना है इंचज का, रोड डाया इतना है। नॉन कुशन्स डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर है। ये सब आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर का कुछ डिटेल्स है, वो लिखा है इसमें। तो प्रोसेसर रिलेटेड उसको बनाने के वक्त जो प्रोसेस फॉलो करना, वो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। एक नोट का एग्जांपल और पढ़ता हूँ। नोट्स, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, अगर ड्राइंग में कुछ स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ, उसके अलावा क्या मेंशन करा आपको, क्या बाय डिफॉल्ट समझना है। पार्शियली डिफाइंड ड्राइंग पीडीडी, interpreted per ASME, this. This drawing is to be used in the conjunction with the CAD model for complete production definition. इसका कहने का मतलब है कि इस ड्राइंग को जब आपको कंपोनेंट बनाना है तो इसके 3D मॉडल को भी रेफर करना है, उसको भी साथ समझना है, तभी आपको कंप्लीट ड्राइंग मानी जाएगी। All feature derived from CAD model shall act in accordance with the all with an all over profile tolerance of 0.010।
ए बी सी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। जहां पे स्पेसिफाइड नहीं किया हो वहां पे ही आपको टॉलरेंस फॉलो करना है। क्यूर्ड कैड मॉडल क्यूरिड कैड मॉडल वैल्यू शैल बी इंटरप्टेड एज ए बेसिक डायमेंशन। अनडायमेंशन वैल्यू शैल बी क्यूरिड फ्रॉम कैड मॉडल। जहाँ पे डायमेंशन आपको नहीं दी हुई है और चाहिए तो आपको कैड मॉडल से रेफर करनी है, निकालनी है। रेफरेंस डायमेंशन शैल बी क्यूरिड फ्रॉम कैड मॉडल। कोई भी डायमेंशन रेफरेंस किया तो वो भी आप कैड मॉडल से देख सकते हैं। इस तरह के आपके नोट्स हो सकते हैं। तीसरा जो स्टेप है, आपको बिल ऑफ मेटल को पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं बोम। अगर कहीं पे अप्लाई होता है तो बोम क्या होता है? बिल ऑफ मेटल। इस कंपाउंड को बनाने के लिए कुछ और चीज अगर ऐड लगती है, आ, तो इसमें क्या बताता है बिल ऑफ मेटल? बिल ऑफ मेटल बताता है नंबर ऑफ कंपाउंड कितने लगने हैं और उनकी लिस्ट क्या है, कौन सा किस मेटल का बना होगा, कितनी क्वांटिटी में लगना है। लाइक दिस एक मोम का आइटम होता है। बीओ आमतौर में पहले पृष्ठ पर आपको टेबुलेटेड फॉर्म में होता है, मतलब एक लिस्ट के फॉर्म में होता है, अगर कहीं पे अप्लाई होता है तो। बट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज भी हो सकती है, ये भी ड्राइंग का ही पार्ट है। मीन्स कहाँ पे जैसे असेंबली ड्राइंग दिखाते हैं तो ये आपके एरो बना के लीडर से आपको लिखे हुए हैं कि ये डिफरेंट पार्ट बना के कंप्लीट असेंबली बना है। एग्जाम्पल ऑफ द सेक्शन असेंबलीज। तो इसमें जो जो पार्ट है उनका यहाँ पे क्वांटिटी लिखा है, उसका मेटल लिखा है, और उस स्पेसिफिकल अगर कुछ उसमें नोट लिखा है तो उससे रिलेटेड तो वो मेंशन होगा। सपोज करो यहाँ पे एक लिखा बेस, ये सीआई मेटल का है। दूसरा आपका साफ्ट है, ये कुछ मेटल का है। गियर है, डबल वी पुली है, स्लीव है, बेरिंग में है आपका रिटर्नर, बेरिंग है, ग्रीस सील है, वुड रफ की है। लाइक दिस बहुत सारे आइटम है इसमें, जो इसको कंप्लीट बनाने में लगते हैं वो बोम का आइटम कहलाते हैं। कई बार क्या होता है, पेंटिंग होता है, चारकोल होता है, कोई ग्रे आपका क्या बोलते हैं प्राइमर करना है, वो इस तरह के सब बोम का आइटम हो सकता है। बोम का आइटम इसलिए जरूरी है कि इस पार्ट को जब हम एज ए एक सिंगल पीस करेंगे तो उसमें डिफरेंट चाइल्ड पार्ट जितने लगे हैं ना, सब मुझे असेंबली का पार्ट हो जाएंगे। और एक पार्ट को हम सिस्टम से जब हम उसको अगर हम स्टॉक में देखेंगे तो एक पार्ट बनाने के बाद जब उसको हम ये कहेंगे कि एक पार्ट कंप्लीट होगा तो इतने पार्ट मिला के कंप्लीट हुआ है। जब इसको सिस्टम से हम दूसरे कंपाउंड के लिए आगे करेंगे, मतलब प्रोसेस को जब ओके करेंगे, तो इतने पार्ट्स ऑटोमेटिकली वहां से स्टॉक से निल हो जाएंगे या रिड्यूस हो जाएंगे। चौथा जो आपका आता है, स्टेप 4। सुनिश्चित करें कि आपके पास असेंबली ड्राइंग के सभी रिलेटिव पृष्ठ हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट जरूरी है कि आपको ये जितनी भी आपकी ड्राइंग सीट है ना, वो सारी आपके पास होनी चाहिए रिलेटेड। ये चित्र श्रृंखला का हिस्सा हो सकता है। जो आपके पास ड्राइंग है वो एक सीरीज में से एक कोई सीट हो सकती है, और इसलिए जानकारी का अनुवाद करने में सक्षम होने के लिए पूरी श्रृंखला मौजूद होनी चाहिए। वो हमें पता लगेगा कि सीट नंबर ऑफ सीट से कितनी है। उसके बाद आती है आपकी स्टेप 5। विजिबल लाइन, छिपी हुई लाइन और फेटम लाइन के बीच के अंतर को समझें। क्योंकि ड्राइंग हम जो भी पढ़ते हैं ना, वो ड्राइंग पढ़ने से हमें कैसे पता लगेगा? जब तक लाइनों का डिफरेंस हम नहीं समझ पाएंगे तो ड्राइंग को पढ़ पाना इतना आसान है नहीं, पढ़ नहीं सकते आपको। क्योंकि सारी ड्राइंगे सारी लाइनें अगर ड्राइंग के अंदर एक जैसी है, एक ही हाइट, एक ही मतलब कंटिन्यूस लाइन है और सारी एक ही थिकनेस की बनी हुई है, तो आप ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। अंदाजा क्या, आप बता ही नहीं सकते कि ये आपका फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है, क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, होल आधा है, पूरा है, कुछ नहीं बता सकते। तो वो चीजें जो डिफरेंट लाती है वो हमारी लाइनें लाती है। ड्राइंग को डिटेल में समझने के लिए लाइन इंपॉर्टेंट है। अब लाइनें कौन कौन सी जो हम मेजर लाइनें होती है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी डिटेल में तो बहुत सारी लाइन होती है जब ड्रा करते हैं, बट हमें जो मेन मेन चाहिए होती है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक होती है विजिबल लाइन। विजिबल लाइन क्या है? इंडिकेट करती है कि एक किनारा प्रशासनिक दृश्य में दिखाई दे रहा है, मतलब आपको जो प्रोजेक्शन व्यू है उसके अंदर दिख रहा है।
छिपी हुई लाइन दर्शाती है कि किनारा चेहरे के पीछे है। जो आपको फ्रंट में दिख रहा है उसके पीछे कुछ चीज है, तो वो आपको हिडन लाइन बोलते हैं। जिसको फैटम लाइन क्या बोलती है? फैटम लाइन संरचना के किनारों को दर्शाती है कि जो प्रशासनिक है लेकिन ड्राइंग में शामिल नहीं है। या फैटम लाइन का अर्थ स्पर्श रेखा भी कहा जाता है, टेंजेंट लाइन भी कहा जाता है। या एक वक्र शुरू या समाप्त हो सकता है। पेंडुलम टाइप का अगर कोई चीज वहां तक मूव कर रही है तो वो फैटम लाइन से दिखाते हैं। सपोज करो आपको कोई लीवर है, ओपन क्लोज करना है, तो वो कहाँ से ओपन होगा, कहाँ तक जाएगा, इस तरह का हो सकता है। कई बार क्या होता है आपका लॉक होता है आपका, और कोई चीज वाल होता है, वाल को इधर ओपन करते इधर क्लोज करते, तो कहाँ तक मूवमेंट होगी वो आपको वो दर्शाने के लिए काम में आता है। एक होती है सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन असेंबली के ज्योमेट्री केंद्र को दर्शाती है। सेंट्रल लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक आपस में जो व्यू आपस में जोड़ते हैं तो सेंट्रल लाइन से सेंट्रल लाइन जोड़ती है, तभी आप उसको कनेक्ट कर पाते हो। एक व्यू यहाँ बना दिया और एक व्यू यहाँ बना दिया, सेंट्रल लाइन बना दी तो मैच नहीं करेगा वो। तो सेंट्रल लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब 6 जो स्टेप है ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब जितने मैंने स्टेप बता रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट है। हम लोग एक एक चीज समझने के लिए तभी हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये वो चीज है जो आपको रियल में ड्राइंग पढ़ना बताएंगे। इसके बगैर ड्राइंग पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है अगर आप इन चीजों को नहीं समझ पाते हो। या तो दो तरीके है कि आप इस ड्राइंग बनाना सीखो। ड्राइंग बनाने के लिए खाली ड्राफ्टिंग अलग चीज है और डिजाइनिंग अलग चीज है। तो चलो हम स्टेप नंबर 6 पे बात करते हैं, जो हमें बताती है कि प्रोजेक्शन। जो प्रोजेक्शन है सेक्शन और विवरण को समझे। एक होता है प्रोजेक्शन, एक होता है सेक्शन, और एक होता है व्यूज जिसको हम डिटेल्स कहते हैं। उनको समझे तो वो कैसे समझ में आएंगे? डायमेंशन को नजरअंदाज करते हुए। हम ड्राइंग जब भी पढ़ेंगे तो पहले डायमेंशन को हमें नजरअंदाज करना, इग्नोर करना है। अगर हम डायमेंशन के चक्कर में पड़ गए तो ड्राइंग को समझ पाना मुश्किल है। पहले तो हमें यह समझना है कि ये है क्या चीज। डायमेंशन तो बहुत बाद की बात है। पहले कोई भी चीज ड्राइंग जब हाथ में आती है तो हमें उसको सेक्शनों को उनके व्यूज को आपस में जोड़ के वो अंडरस्टैंड करना होता है कि वो पार्ट है कैसा। फाइनल बनने के बाद किस तरीके का दिखता है वो बाद में आएगा, कि होल 10 का है 12 का है, टैपिंग कितने की, वो सब अलग चीज है। वो आपको बाद में देखना है, पहले नहीं देखना। अगर डायमेंशन देखने लग गए तो आप व्यू को नहीं समझ पाओगे। तो व्यू को समझने का तरीका एक ही है, डायमेंशन को नजरअंदाज करते हुए स्वयं ड्राइंग को देखें और ये कल्पना करने का प्रयास करें कि असेंबली 3D में कैसी और कैसे दिखती है। अधिकांश नए चित्रों में सहायता के लिए एक आइसोमेट्रिक व्यू होता है। आजकल जो मॉडर्न ड्राइंग आ गई है उसके अंदर एक आइसोमेट्रिक व्यू दिया होता है, जिससे हम उसको कोऑर्डिनेट करके समझ पाते हैं कि ये पार्ट इस तरीके का हुआ। बट पुराने ड्राइंगों के अंदर आइसोमेट्रिक नहीं हुआ करता था। आइसोमेट्रिक क्यों नहीं होता था? उस टाइम पे ड्राइंगें आपकी बोर्ड से बनाई जाती, मैनुअल बनाई जाती थी ड्राफ्टर के द्वारा। तो उस टाइम पे वो आइसोमेट्रिक बनाना इतना आसान नहीं होता। तो आइसोमेट्रिक अभी जो है 3D मॉडल से निकाल के आसान होता है, उसको जस्ट एक निकाला और कॉपी किया और चिपका दिया। अभी आता स्टार्ट पॉइंट के रूप में सेक्शन और विवरणों का उपयोग करें। सबसे पहले जब ड्राइंग को देखेंगे जो जो मैंने प्रोसेस बताए उसके अलावा, अब जब हम उसको उसको जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले जो स्टार्ट पॉइंट है वो सेक्शन और विवरणों का उपयोग करें। सेक्शन कितने हैं वो समझने, पहले कौन सा सेक्शन कहाँ से काटा है, डिटेल कौन सी है। और आप जल्दी महसूस करेंगे कि जो आपका विवरण है, डिटेल और सेक्शन महत्वपूर्ण कंपोनेंट या विशेषताओं को उजागर करने के लिए बनाए गए हैं। जो डिटेल एक व्यू के अंदर नहीं दिख सकती, इसलिए उसको क्या करते हैं, सेक्शन काट के उसका इनलार्ज करके व्यू दिखाते हैं। उसका अंदर का हिस्सा किस तरीके का दिखेगा, लाइक इस तरीके का दिखाते हैं। इसलिए उसको हम डिटेल बोलते हैं। तो अभी ये जो प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, इस प्रोजेक्शन को समझने का तरीका क्या है, इसका एक अलग चैप्टर आएगा। प्रोजेक्शन क्या चीज है? प्रोजेक्शन आपके दो तरीके के होते हैं, एक पैरेलल प्रोजेक्शन, एक पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव वो चीज होती है जो किसी के रेफरेंस से चीज देखी जाती है। रेफरेंस से मतलब किसी चीज को मैं देख रहा हूँ, अगर मेरी जस्ट आंखों के सामने तो वो चीज मोटी दिखाई देगी, और जैसे मैं उसको दूर ले जाऊंगा तो छोटी दिखाई देगी, पतली दिखाई देगी।
कई बार क्या होता है, जैसे कोई हमने कुछ चीज देख रहे हैं रेल की पटरी, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो ना लाइनें आपस में जाकर कहीं मिल रही है। वो पर्सपेक्टिव व्यू होता है, बट रियल में वो पैरेलल व्यू है, लेकिन हमें नजर ऐसा होता है कि वो जाके मिल रही है। तो वो जो है वो हमारा प्रोजेक्शन कहला सकता है। तो अब जब प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, तो मेन जो ड्राइंग बनी होती है, हम अभी जो प्रोजेक्शन की बात करेंगे, ये प्रोजेक्शन यहीं तक ही खत्म हो जाता है, आपका प्रोस्पेक्टिव। ये ड्राइंग का पार्ट नहीं होता, बहुत कम यूज होता है। हमारा जो मेजर यूज होता है पैरेलल प्रोजेक्शन यूज होता है। उसके बाद आता है हमारा ऑर्थोग्राफिक व्यूज। ऑर्थोग्राफिक व्यू के अंदर जो है हमारे तीन पार्ट होते हैं आपके, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल ये क्या चीज है, ये आगे पता लगेगा और क्यों उपयोग में नहीं रहते, उसका रीजन बताएंगे। ऑर्थोग्राफिक व्यू जो आइसोमेट्रिक बनता है, वो आपका पैरेलल प्रोजेक्शन में ही बनता है, उसको आइसोमेट्रिक यहाँ पे आता है। एक्सोनोमेट्रिक में एक ऑब्लिक होता है। ऑब्लिक मतलब कोई चीज से यहाँ से छोटी और आगे जाके बड़ी हो रही है, या आगे से छोटी और पीछे से बड़ी हो रही है, ऑब्लिक उसको बोलते हैं। और पैरेलल व्यू क्या होगा, यहाँ से देखो और वहां तक सीधी लाइनें होंगी। टेढ़ी भले ही हो सकता है, बट लाइनें सीधी रहेंगी, उसको पैरेलल प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो हम जो ड्राइंग ज्यादातर बनी होती है इसी व्यू में बनी होती है, इसके थर्ड एंगल में या फर्स्ट एंगल में। तो ये जो व्यू है ये हमारे अभी फिलहाल काम के नहीं है। आइसोमेट्रिक जरूर हमारे यूज में आता है, तो आइसोमेट्रिक को हम अंडरस्टैंड करेंगे, एक्सोनोमेट्रिक के अंदर आता है ये। अब स्टेप जो 7 है, उससे पहले हम इसको समझे थोड़ा सा, व्यूज को और प्रोजेक्शन को, तो हमें क्लियर होगा। वो हमने एक आपको लिख के बताया था, यहाँ पे आपको पिक्चर के द्वारा दिखा रहे हैं, ताकि हम समझ पाए कौन सा व्यू क्या होता है। इससे पहली वाली स्लाइड के अंदर पैरेलल हमारा राइट में था, बट यहाँ पे पैरेलल लेफ्ट में हो गया है। पर्सपेक्टिव व्यू को समझते जो हमें जरूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पर्सपेक्टिव व्यू क्या होता है कि एक किसी कॉर्नर से हम देखते हैं सारे पॉइंटों को, तो वो इस तरह से दिखाई देते हैं, पॉइंट 1, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये पर्सपेक्टिव व्यू है। एक होता है कर्व लीनियर। कर्व लीनियर, तो ये जो प्रोजेक्शन है हमारा पर्सपेक्टिव, ये हमारे यूज में नहीं आता, इसलिए हम ज्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे। हमारे यूज में आता है जो पैरेलल प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक, और उसके अंदर फिर होता है प्राइमरी व्यूज। प्राइमरी व्यूज हमारा फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल। थर्ड एंगल और ये प्लान और एक्सलर एवोल्यूशन। एक्सिलरी फंक्शन जो होता है आपका मल्टी व्यूज, ये आइसोमेट्रिक के अंदर आता है, डायमेट्रिक और ट्रीमेट्रिक। तो हम जो मेन बात करते हैं हम आइसोमेट्रिक की बात करते हैं। ओब्लिक वाला हमारे उपयोग में बहुत कम लाए जाते हैं, तो इसलिए इसके भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो हमारे मेन काम की चीज है वो यही है जो हमें समझना है। ये वाला एरिया हमारा समझना है हमें, जिसमें हमें काम करना है, पैरेलल प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक में प्राइमरी व्यूज। अब ये व्यूज होते क्या है, जस्ट इसके बारे में एक आपको छोटा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि जैसे हमारा एक कार्बोरेटेड बॉक्स होता है, जो हमारा गत्ते का डब्बा कह सकते हैं इसको शुद्ध भाषा में। गत्ते का डब्बा को इस हिसाब से हम जब पैक करते हैं, उसके अंदर जो भी हमारा आइटम होगा, उस आइटम का एक रिफ्लेक्शन आएगा। उस आइटम का रिफ्लेक्शन आएगा मीन्स ये कह सकते हैं कि जिधर से जो चीज देखी जाएगी उसका चित्र उसी साइड बन जाएगा। जिधर से वो चीज आपको इमेज एनालाइज हो रही है उधर ही चिपके हुई दिखेगी। कहने का मतलब, अगर हमारा कोई बॉक्स के अंदर 6 पहलू होते हैं, बॉक्स के अंदर 6 पहलू होते हैं, 6 मतलब आपके किसी भी रेक्टेंगुलर बॉक्स हो या स्क्वायर बॉक्स हो, उसके 6 पहलू ही होंगे, 6 प्लेन होंगे मतलब। अब 6 प्लेन कौन कौन से हो सकते हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये जैसे हमारा डब्बा बॉक्स है, पैक बंद है, यहाँ पे हम देख रहे हैं बॉक्स पैक है। जब इस बॉक्स को ओपन करेंगे, तो एक गत्ता ऊपर खुलेगा और एक गत्ता हमारे नीचे खुलेगा।
तो इसमें ये वाला जो ऊपर वाली चीज जो है, ये वाली चीज का हम ये कह सकते हैं कि इसका जस्ट हमारा कार्बन कॉपी इसके ऊपर छप जाएगा, और नीचे वाले का कार्बन कॉपी यहाँ छप जाएगा। ऐसे ही सारे छह के छह भी आपस में सारे फेस पे छप जाएंगे। और वो छपने के बाद उस बॉक्स को जब अनबॉक्स करेंगे, खोलेंगे, तो वो जो खुलने के बाद ऊपर वाला ऊपर गया, नीचे वाला नीचे गया, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, एक परत एक्स्ट्रा खुलेगी जो हमारा बॉटम में नीचे जाता है, और एक हमारा रियर वाला खुलेगा। तो उसको खोलने के बाद ये इस तरह से हमारा दिखता है, ये अपने अपनी जगह पहुंच जाते हैं। तो ये जो हमारा मेन व्यू होता है फ्रंट व्यू, ये वाला फ्रंट व्यू होता है जो मेन हम देख रहे हैं। फ्रंट व्यू सेंटर में होगा, टॉप ऊपर रहेगा, बॉटम नीचे, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, और रियर का उससे आगे। तो ये हमारे छह हो गए। छह पहलू को कैसे हम उसको एक ऑर्गेनाइज वे में लगाते हैं। तो ये सेम जो कॉन्सेप्ट होता है, यही हमारा पार्ट के ऊपर जो भी इस प्रोजेक्शन के जो व्यूज होंगे, वो इससे रिलेटेड ऐसे ही ड्राइंग में बने हुए होंगे। उस जो मेन व्यू होगा फ्रंट व्यू, उसके ऊपर टॉप होगा, और लेफ्ट में लेफ्ट का और राइट में राइट का। ये जस्ट एक ओवरव्यू था प्रोजेक्शन के बारे में। अब सातवां जो स्टेप है, वो क्या कहता है आपको? स्टेप 7, कंपोनेंट की भूमिका को समझने के लिए बोम का उपयोग करके ड्राइंग में कंपोनेंट को खोजने का प्रयास करें। मीन्स क्या है कि आपको जितने बोम की लिस्ट है, उस बोम को जब हम असेंबल करके देखते हैं सारी चीजों को, तो हमें पता लगेगा कि हमारा पार्ट कौन सा है इसमें, हमें कौन सा पार्ट बनाना है, हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट। जब पूरी असेंबली बन जाती है कंप्लीट, तो जैसे हमारा गियर है, पुली है, या बेल्ट है, एक गियर ड्रिवन है, एक ड्राइव है, तो हम कौन से गियर पे काम कर रहे हैं, कौन से पार्ट में, उसके पार्ट का ड्राइंग नंबर लिखा हुआ है, तो ये लास्ट में समझना होता है। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट है कुछ सात जो हमने स्टेप बताए हैं, इस 7 स्टेप के अंदर ड्राइंग में और भी कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो एक्सप्लेन करते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं। उन नोट को देखे जिनमें असेंबली के लिए एक लीडर एरो होता है। ड्राइंग में कई बार क्या होता है कि नोट्स और टाइटल ब्लॉक के अलावा एक एरो लगा के वहां पे कुछ चीज लिख दी जाती है, वो भी जरूरी है। क्या है? यह जानकारी आमतौर पर असेंबली और उसकी कार्य क्षमता के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगर शंका हो तो पूछ लेना, अगर फिर भी कोई ड्राइंग में क्लियरिटी नहीं हो तो पूछना चाहिए। ड्राइंग अनिवार्य रूप से निर्देशों का एक संचारण है। जितने भी डायरेक्शन दी हुई है उस ड्राइंग के लिए, वो महत्वपूर्ण आपका अनिवार्य रूप में, मतलब इम्पोर्टेंट है वो। और यदि आप निर्देशों को नहीं समझते हैं, तो संभव है कि ड्राइंग के मालिक के साथ पूछताछ करने के लिए वो अस्पष्ट हो सकते हैं। अगर आपने कोई चीज मिस कर दी, कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, तो फिर इश्यू हो जाएगा। अत्यधिक डिटेल्स असेंबली में ये आम बात है, जो बड़े पैमाने पर उत्पादित नहीं होती है। असेंबली में क्या होगा, जस्ट आपको एक्सप्लोरेड व्यू दिखाई देगा कि किस किस तरह से पार्ट लगना है। कंपोनेंट असेंबली के साइज को समझने में सक्षम होने के लिए, कंपोनेंट असेंबली के साइज को समझने में सक्षम होने के लिए ड्राइंग में डायमेंशन का उपयोग करें, और साइज को मापने के लिए मेजरिंग माप या रूल्स का भी उपयोग करें। वो बाद में आएगा, यस नोट्स के बाद। याद रखें कि असेंबली की कॉम्प्लेक्सिटी, याद रखें कि असेंबली की कॉम्प्लेक्सिटी मतलब उसकी जो दक्षता है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, कितना उसका क्रिटिकलिटी है, और पाठक के अनुभव के आधार, जो अब उसको रीडर है, ड्राइंग को रीडर कर रहा है, रीडर के एक्सपीरियंस के आधार पर इस प्रक्रिया में 1 घंटे या उससे भी अधिक समय लग सकता है ड्राइंग पढ़ने में। यदि ड्राइंग को ग्रहण करने के बाद, करने के लिए बहुत अधिक है, यदि ड्राइंग को ग्रहण करने के लिए बहुत अधिक है, ड्राइंग मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है,
तो क्या है, उसको जब अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है, तो क्या करना चाहिए, तो ड्राइंग को नीचे रखना और कुछ घंटों के बाद फिर से शुरू करना। कंटिन्यूस पढ़ने से वो सब धुंधला हो जाता है, आदमी उनको जोड़ नहीं पाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, माइंड में क्लियर नहीं होती चीजें। तो क्या करना है, उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दो, उस ड्राइंग को नीचे रख दो, और घंटे 2 घंटे बाद जो आपने रीड किया था वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। तब तक वो वर्किंग कर रहा है, जब वर्किंग करके आएगा तो आपको ड्राइंग वो बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। यह लाइनों की बेहतर धारणा की अनुमति देता है। क्या होता है कि एक लाइन को जब हमने पढ़ा है, एक बार पढ़ने से चीजें क्लियर नहीं होगी, उसको 2 बार 3 बार जब तक उसको सेटिस्फाई नहीं हो जाता कि ये लाइन वही है, ये वहीं से सेक्शन कटा हुआ है, सारे को जब तक कोरिलेट नहीं कर लेते, तब तक वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ कि अवचेतन को विवरण पर विचार करने की अनुमति देगा। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो आपने एक बार देखा है वो सबकॉन्शियस माइंड में छप गया, वो उसके लिए बैक एंड में काम करेगा। 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद जब उस ड्राइंग को दोबारा देखोगे तो वो सारी चीजें क्लियर होके ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएंगी, तो आप फिर उनको कोरिलेट कर सकते हैं आपस में। जबकि चेतन विचलित करता है, आपका जो आपका एक्टिव माइंड होता है, एक होता है आपका सबकॉन्शियस और एक कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो आपको विचलित कर सकता है, वो विचलित हो जाता है। इसलिए ड्राइंग एक बार में नहीं पढ़नी चाहिए, उसको अगर ड्राइंग बड़ी है उसको रख दो, एक बार समझने के बाद 1 बार 2 बार 3 बार टाइम लगता है इसमें, एक बार में ऐसे इजी वे में हमारे भी समझ में नहीं आती, हम उस पूरे व्यू को जोड़ के आपस में समझते तब जाके क्लियर होता। ये था हमारा ड्राइंग पढ़ने का, अभी जस्ट एक ओवरव्यू था। अभी आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। पंकज, हैप्पी। क्लियर है सर अभी तो। ओके, जो मैंने स्टेप बताए हैं वो एक्चुअली क्या है कि वो तजुर्बे के ऊपर लिखे गए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही आदमी बता सकते थे डेली रूटीन में इनको पढ़ता ना ड्राइंगों में तो क्या क्या दिक्कत आती है। हमें लगता है कि ड्राइंग एक बार देखने से समझ में आ जाती है, आप किसी भी कितने एक्सपर्ट आदमी के पास ले जाओ, एक बार में वो भी नहीं बता पाएगा, वो पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में बता देगा। जब तक ड्राइंग पूरी इमेज आपके दिमाग में नहीं आती तब तक उस ड्राइंग के बारे में आगे काम नहीं कर सकते आप उसको, क्योंकि सारे पहलू आपके सामने होने चाहिए, तभी आप उसको समझ पाओगे। कई बार सर ड्राइंग को जैसे हम देखते हैं, कंपोनेंट ड्राइंग होती है तो A3 में निकाल के उसको चेक करते बैठते हैं, हम्म। तो उसमें कुछ डिटेल दी जाती है, डिटेल XX, डिटेल Y।